हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे भारत के उत्तर के मैदान के बारे में और इसमें जानेंगे कि इन मैदानों का निर्माण कौन कौन सी नदियों के द्वारा किया गया है, कैसे इनका निर्माण हुआ, कितने भागों में इनको बांटा गया है, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, उत्तर भारत के जो मैदान हैं इनका निर्माण सिंधु, गंगा एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। ये मैदान किससे बने हुए हैं? इन नदियों के द्वारा जो तलछट लाया गया है, जो ये नदियाँ अपने साथ बहा कर के लेके आते हैं कूड़ा कचरा, उनको ये लाखों वर्षों तक हिमालय का जो निचला जो शिवालिक हिमालय है उसकी तलहटी में जो आपके गिरिपादीय प्रदेश बनते हैं वहाँ पर इसका जमाव करते चले गए। काफ़ी वर्षों के बाद ये बड़े बड़े बेसिन यानी इन नदियों के द्वारा जो मृदा बहा कर के लाई गई थी, जो मिट्टी बहा कर के लाई गई थी, उन्हीं से इन क्षेत्रों का जो है इस मैदान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब हम देखेंगे कि इनका निर्माण जो है वो कितने चरणों में किया गया है, किस प्रकार से हुआ है, और साथ में जानेंगे कि कौन सी नदी तंत्र के द्वारा कौन से मैदानों का निर्माण हुआ है। तो देखिए, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, यदि हम इनकी बात करें तो हिमालय पर्वत और उसकी जो सहायक नदियां हैं, कहाँ पर हुआ इसका निर्माण? हिमालय पर्वत श्रेणी है, हमने हिमालय पर्वत के बारे में विस्तृत जाना था। कहाँ पर हैं ये हिमालय पर्वत? हमने देखा था कि उत्तर के अंदर जो उत्तर भारत का मैदान है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी इसके किस में पड़ती है? उत्तर में पड़ती है। जबकि दक्षिण की तरफ इसका क्या पड़ जाता है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। इसके बीच में स्थित है आपका उत्तर भारत का मैदान। ये कैसा मैदान है? एक नवीन मैदान है जिसका निर्माण हिमालय के काफ़ी वर्ष बाद हुआ है, यानी हिमालय की स्थिति के बाद इसका निर्माण हुआ है। इस प्रदेश का निर्माण जो हुआ है वो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा है, यमुना है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, और प्रायद्वीप की तरफ से आने वाली नदियाँ जैसे कि सोन है, चंबल है, बेतवा, इन नदियों के द्वारा जो भी मिट्टी बहा करके लाई गई, उस मिट्टी का ये इस क्षेत्र में जमाव करते चले गए, और जिससे एक जलोढ़ प्रदेश का निर्माण हुआ। उसी जलोढ़ प्रदेश का नाम आज उत्तर भारत का विशाल मैदान है। यदि हम इसके बारे में चर्चा करें कि कितने भागों में इसको बांटा गया है, तो देखिए, इसकी मिट्टी की विशेषता के आधार पर देखा जाए तो इस मैदान को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा क्षेत्र है? एक भाबर प्रदेश है, एक तराई प्रदेश, एक बांगड़ प्रदेश और खादर प्रदेश, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि भाबर प्रदेश क्या होता है और बांगड़ प्रदेश क्या है। देखिए, भाबर प्रदेश के बारे में अगर जो हम चर्चा करें, भाबर प्रदेश क्या है? जैसे कि मैदानों से, पहाड़ों से नदियां मैदानों की तरफ दौड़ती हैं, तो क्योंकि जो नदियां होती हैं उनकी अगर जो गति होती है, उनको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? उनको शक्ति प्राप्त होती है पहाड़ों की ढलानों से। पहाड़ों की ढलानें जो हैं अधिक होती हैं, तो वहाँ से ये जो नदियाँ हैं ये मोटे मोटे कंकड़ पत्थर अपने साथ लुढ़का करके ले आती हैं, और लुढ़काने के बाद जहाँ पर थोड़ा इनको स्लोप कम मिलता है वहाँ पर ये इनको जमा कर देती हैं। तो जहाँ पर ये मोटे मोटे पत्थर आपको पाए जाते हैं, जिन पत्थर जहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं मैदानी क्षेत्रों के आसपास आकर के, जैसे हरिद्वार है आपका, यहाँ पर इस प्रकार के क्षेत्रों में आकर के इस क्षेत्र में जब निर्माण होता है तो इसका भाबर का निर्माण होता है। यानी जहाँ पर मोटे पत्थर पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं, जहाँ पर नदियाँ आने के बाद क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। नदियाँ जो हैं अंतर्ध्यान हो जाती हैं, यानी कंकड़ और पत्थरों से इसका निर्माण होता है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? शिवालिक का जलोढ़ पंख भी इसी को कहा जाता है। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। भाबर प्रदेश का निर्माण कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक। ये जो है 8 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर के एक चौड़ी पट्टी के रूप में ये पाया जाता है भाबर प्रदेश। वहीं पर यदि हम तराई प्रदेश की बात करें तो ये तराई प्रदेश जो है ये भाबर के दक्षिण में पाया जाता है। तराई प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ पर नदियाँ एक बार फिर से प्रकट हो आती हैं। तराई का मतलब ही क्या होता है? तर, यानी जो भाग पानी से बिल्कुल तर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर नदियों का स्लोप जो है, ढाल जो हो बिल्कुल कम हो जाता है और पानी जो है वो रुका हुआ प्रतीत होता है। पानी दूर दूर
तक फैल जाता है और फिर पानी को कहीं ढाल नज़र आता है, जहाँ पर इसको ढलान दिखाई देता है उधर पानी फिर दौड़ना शुरू करता है। तो ये है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश देखा जाए तो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही विविध है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, घने वन पाए जाते हैं और जो जल के अंदर अपने आप को जीवित रख पाते हैं, इस प्रकार की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। यानी इस क्षेत्र के अंदर, तराई क्षेत्र के अंदर जैव विविधता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर आगे अगर जो इस क्षेत्र की बात करें हम, बांगर और खादर, इसको काप क्षेत्र भी बोला जाता है। काप क्षेत्र या जलोढ़ क्षेत्र भी बोला जाता है, क्योंकि जैसे ही नदियाँ आगे निकलती हैं तो वहाँ पर बांगर क्या होता है, बांगर ये पुराना जलोढ़ होता है। यानी जहाँ पर नदियों का जल हमेशा नहीं पहुँच पाता है, इसको बांगर प्रदेश कहते हैं। पुराना जलोढ़ होता है, ये गंगा यमुना के दोआब से लेकर के जो सतलुज है, इनका मैदान आपका बांगर क्षेत्र से ही बना हुआ है। वहीं पर यदि बात करें हम खादर की, तो खादर जो है ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है और ये नवीन जलोढ़ होता है, नवीन पंख से निर्मित होता है। नवीन ये क्या होता है कि यहाँ पर बाढ़, नदियों का जो जल है वो अपने तटों को पार करके हर वर्ष पहुँचता रहता है, इसलिए इन मैदानों का निर्माण होता है। तो अब हम जानते हैं कि इनको कितने नदी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। देखिए, इन की बात करें हम तो इस मैदान को मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों के रूप में, जैसे हमारा कश्मीर हिमालय है इधर, जो कि पाकिस्तान की तरफ प्रवाहित हो जाती है नदी। दूसरा जो पार्ट बनता है इसका, ये गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का मैदान। तीसरा जो बनता है आपका ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के रूप में इसको विभाजित किया जाता है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो सिंधु नदी है इस प्रकार से, ये मैं अभी आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा, अगले स्लाइड के अंदर। तो इस प्रकार से जो सिंधु का जो मैदान आएगा, सिंधु नदी का मैदान, इसकी सहायक नदियों के बीच क्या क्या बनते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जो सिंधु नदी का मैदान है ये आपका कुछ हिस्सा इसके राजस्थान में, कुछ हरियाणा के अंदर और कुछ हिस्सा आपका जो बाकी हिस्सा कहाँ पे रह जाता है, पंजाब के अंदर रह जाता है। कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश की तरफ भी इसका पड़ता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे आपके सिंधु का आ जाता है, ये गंगा का आ जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका गंगा का होता है और ये इधर से आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान बनता है। सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे एक एक करके। चलो देखते हैं। ये देखिए सिंधु नदी का मैदान जो है उसकी चर्चा करते हैं। सिंधु नदी के द्वारा निर्मित, देखिए सिंधु नदी का जो निर्माण कहाँ से निकलती है सिंधु नदी, यहाँ पर आपका है मानसरोवर झील। कौन सी झील है यहाँ पर आपकी, यहाँ पर मानसरोवर झील है। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये मैंने कलर चेंज किया है। अब देखिए यहाँ पर सिंधु नदी का क्या है, क्षेत्र है, मानसरोवर झील है। यहाँ से सिंधु नदी जो है वो, यहाँ से ये आपकी सिंधु नदी जा रही है। ये देखो ये है आपकी सिंधु नदी, ये सिंधु नदी यहाँ से जा रही है। ये आपका क्या है, पोतवार प्लेटू है। पोतवार का जो पठार है ये यहाँ पर पड़ता है आपका। यहीं पर यदि हम देखें, इसकी 5 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये नदियाँ हैं। ये नदियाँ के बीच एक अलग अलग, एक वाटर डिवाइड होता है, एक वाटर शेड होता है और एक ड्रेनेज डिवाइड होता है। इनके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ जो ये आपकी इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर और जो झेलम नदी है, इसके बीच के क्षेत्र को बोला जाता है सिंधु सागर। क्या बोला जाता है इस क्षेत्र को, सिंधु सागर बोला जाता है इस हिस्से को, सिंधु सागर। वहीं पर यदि हम चेनाब और इधर आपके रावी के क्षेत्र को जाने तो इसको बोला जाता है चेजा। क्या बोला जाता है इसको, चेजा, यानी चिनाब और झेलम। वहीं ये आपकी चिनाब आ गई और नीचे आ गई रावी, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका रावी, बारी। क्या बोला जाएगा इसको, बारी। इसको यहाँ पे और रावी और व्यास के बीच के बोला जाएगा आपका बारी। यानी ये इसके क्षेत्र बन रहे हैं, ये 2 आब बन रहे हैं, 2 आब। क्या बन रहे हैं, 2 आब। 2 आब का मतलब क्या होता है, देखिए 2 का मतलब तो हो गया 2 और आब का मतलब होता है पानी। यानी 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को 2 आब बोला जाता है। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, 2 आब बोला जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर इंडस से नीचे झेलम है, तो इसको सिंधु सागर नाम दे दिया गया।
यहाँ पर आपकी झेलम, नीचे चिनाब, जिसको कि चेजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चेजा। चेजा नाम दिया जाता है इसको आपको। और यहीं पर यदि हम देखें चिनाब और ये आपकी क्या आ गई, चेनाब और रावी, तो इसको क्या बोला जाएगा? रावी क्या बोला जाता है? रावी। यहीं पर व्यास और रावी के क्षेत्र को बोला जाता है बारी। क्या बोला जाता है? बारी बोला जाता है। और बारी जो व्यास और सतलुज है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बिस्त दवार। क्या बोला जाता है? बिस्त दोआब। बिस्त दोआब यानी दोआब का मतलब समझ गए, अलग अलग ये क्षेत्र बने हुए, ये दोआब बने हुए हैं, इनको दोआब बोला जाता है, इन नदियों का दोआब। ये आपने जाना सिंधु नदी तंत्र के बारे में। यहाँ पर आप गंगा नदी के बारे में जानेंगे, तो गंगा नदी वाले के स्लाइड में हम चलते हैं आगे। ये आपका गंगा नदी का आ जाता है। देखिए गंगा नदी का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से बनता है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी के द्वारा। ये गंगा का जो ऊपरी क्षेत्र होता है, यहाँ से जो गंगा गंगोत्री से निकल करके आती है ऊपर से, इस प्रकार से ये गंगा का जो बना हुआ है बहाव, इस प्रकार से गंगा नदी जो आ रही है यहाँ से, तो ये जो ऊपरी क्षेत्र है, जो आपका उत्तर प्रदेश है उसका पूर्वी और जो उत्तर पूर्वी इलाका है उसको बोला जाता है गंगा का ऊपरी मैदान। क्या बोला जाता है इसको? गंगा का ऊपरी मैदान बोला जाता है। वहीं आपका इधर आपका क्या आ जाता है? बिहार आ जाता है। और इधर उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा होता है, इनके बीच के क्षेत्र को बोला जाता है, इस क्षेत्र को मध्य गंगा का मैदान। कौन सा मैदान बोला जाता है? मध्य गंगा का मैदान बोला जाता है। और वहीं पर फिर आ जाता है आपका ये निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा के मैदान की बात करें तो यहाँ पर इसमें आ जाते हैं आपके बिहार और संपूर्ण आपका पश्चिम बंगाल, और इधर का कुछ हिस्सा और आ जाता है इधर से, ठीक है। ये आपका कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो गंगा का मैदान का निर्माण होता है, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, इधर से आपकी कौन सी जा रही होती है? इधर से आपकी चंबल नदी जा रही होती है, यहाँ से बेतवा जा रही होती है, और इधर से आपकी सोन नदी जा रही होती है, ऊपर से आपकी गंडक, घग्गर, कोसी, ये सारी नदियाँ आकर के इसका क्या बनाती हैं? देखिए इनके अंदर विभिन्न प्रकार के दोआब बनते हैं, यानी ये एक दोआब बन गया, एक ये दोआब बन जाता है, ऊपर से गंडक आ रही है, वितस्ता आ रही है। यदि हम गंगा नदी के इस क्षेत्र को जानें तो इसका जो पूरा जो बहाव क्षेत्र है, ऊपर गंगा नदी से लेकर के यहाँ जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी तक का इसका बहाव क्षेत्र है गंगा का, ठीक है, गंगा के क्षेत्र का बहाव है। यदि हम टोटल उत्तर भारत के इस विशाल क्षेत्र की बात करें तो ये लगभग कितना लंबा है? 2400 किलोमीटर तो लंबा है, ये 2400 किलोमीटर लंबा है, और लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में, जिसके अंदर हमने सिंधु नदी तंत्र वाला क्षेत्र भी मिला लिया, 7 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 300 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर तक चौड़ा है। पश्चिम में देखें तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन पूर्व की तरफ जाते हैं तो इसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है। इधर इसकी चौड़ाई आप देख पा रहे हैं, इधर ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ पर बिल्कुल कम रह जाती है, इधर आकर के 150 किलोमीटर के आसपास तक रह जाता है। तो इस प्रकार से हमने गंगा और सिंधु के जो मैदान हैं उनके बारे में जाना। अब हम ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में और जानते हैं। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जिस मैदान का निर्माण किया गया है उसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान, या इसी को भारत के अंदर असम का मैदान भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर हिस्सा असम का आता है। भारत के अंदर, भारत के संदर्भ में देखें तो किसका हिस्सा आता है? असम का आता है इसके अंदर। तो ये जो नदी आती है, आप देखते हैं मानसरोवर यहाँ पर है, मानसरोवर झील के पास से कैलाश पर्वत श्रेणी के आसपास से, वहाँ से ये नदी इस प्रकार से चलती है। यहाँ पर इसको सांगपो, यहाँ पर जैसे ही आती है तो यहाँ पे दिहांग नदी, लोहित नदी इसमें मिल जाती है, इधर से आ रही तो इधर से दिहांग मिल जाती है, और यहाँ पर ये आपका असम आ जाता है, तो असम के प्रदेश का निर्माण करती है। और फिर यहाँ से ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में, इधर से ये गंगा जो आ रही है, गंगा इसमें मिल जाती है, तो पद्मा के नाम से ये नीचे जाती हैं, और इधर से जब जमुना नदी भी मिल जाती है तो ये मेघना के नाम से जो है इस नदी के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते हैं। तो इस नदी के अंदर एक विशेषता क्या है?
ब्रह्मपुत्र के अंदर कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर असम के अंदर क्या बना हुआ है, एक माजुली द्वीप बना हुआ है। कौन सा द्वीप बना हुआ है? जो विश्व का एक नदी द्वीप माना जाता है, माजुली द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ही बना हुआ है, असम के अंदर हमारे। तो ये हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में जाना, कौन कौन सी नदियों के द्वारा निर्मित है, कहाँ कहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, इस सब के बारे में जाना। कैसी लगी ये हमारी वीडियो आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। और मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।